नमस्कार। आज हमारे पास भारत मौसम विज्ञान विभाग का 19 जनवरी 2026 का ताज़ा मौसम बुलेटिन है। और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि देश के मौसम की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। बिल्कुल। और हमारा काम सिर्फ ये पढ़कर सुनाना नहीं है कि कहाँ धूप निकलेगी और कहाँ बादल बरसेंगे। सही बात है। हम इस रिपोर्ट की चीरफाड़ करके ये समझेंगे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, और सबसे जरूरी बात, इसका हमारी आपकी जिंदगी पर, हमारे ट्रैवल प्लान्स पर और किसानों की फसलों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। एक तरफ मुझे जो दिख रहा है, दक्षिण भारत में मानसून पैकअप कर रहा है। हाँ। तो दूसरी तरफ उत्तर भारत में एक के बाद एक दो बड़े मेहमान दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और यही यही इस हफ्ते की सबसे बड़ी कहानी है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये दो अलग अलग मौसम की दुनियाओं का एक तरह से टकराव है। हम देखेंगे कि ये सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करते हैं, और ये आने वाले हफ्ते में उत्तर भारत के मौसम का मिजाज कैसे पूरी तरह से बदलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी दिलचस्प विरोधाभास से शुरू करते हैं। उत्तर बनाम दक्षिण। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि साउथ में, खासकर तमिलनाडु और केरल में, नॉर्थ ईस्ट मानसून अब बस खत्म होने ही वाला है। हाँ, बिल्कुल। अगले 48 घंटों में वहां बारिश थमने के पूरे आसार हैं। मतलब वहां शांति छाने वाली है। लेकिन उत्तर भारत की कहानी इससे 180 डिग्री अलग है। वहां शांति नहीं, बल्कि अच्छी खासी हलचल होने वाली है। मौसम एक बड़ी करवट लेने को तैयार है। और यही बात मुझे कमाल की लगती है। एक ही देश, एक ही समय, पर मौसम का मूड बिल्कुल जुदा। ये कैसे होता है? ये मौसम विज्ञान का एक क्लासिक केस है। देखिए, दक्षिण भारत का मौसम अपने एक सालाना साइकिल के अंत में है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो सर्दियों में वहां बारिश लाता है, अब विदा हो रहा है। ठीक है। लेकिन उत्तर भारत का मौसम एक बाहरी ताकत से कंट्रोल हो रहा है, और वो ताकत है ये दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। रिपोर्ट के मुताबिक पहला सिस्टम 19 जनवरी की रात को पहुंचेगा। आज रात को ही? हाँ, और दूसरा, जो ज्यादा मजबूत लग रहा है, वो 21 जनवरी की रात से अपना असर दिखाना शुरू करेगा। एक के बाद एक? क्या ये आम बात है? मुझे लगता है कि दो सिस्टम्स के लगातार आने से असर ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन ये अक्सर मौसम को ज्यादा गंभीर बना देता है। सोचिए, पहला सिस्टम आकर हवा में नमी घोल देता है, जमीन को गीला कर देता है। अच्छा। इससे पहले कि मौसम संभले, दूसरा और ज्यादा ताकतवर सिस्टम आ जाता है। इसका नतीजा होता है लंबे समय तक खराब मौसम, पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बर्फबारी और भूस्खलन का बढ़ता खतरा। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आखिर हैं क्या भला? नाम तो हम सब सुनते हैं, लेकिन ये आते कहाँ से हैं? आप इन्हें आसमान में बहने वाली नमी की विशाल नदियों की तरह समझ सकते हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरेनियन सी से चलती हैं। हजारों किलोमीटर दूर से? जी। जब नमी से भरी ये हवाएं हिमालय के पहाड़ों की विशाल दीवार से टकराती हैं, तो उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर होना पड़ता है। और जैसे ही ये ऊपर उठकर ठंडी होती हैं, अपनी सारी नमी पहाड़ों पर बर्फ के रूप में और मैदानों में बारिश के रूप में गिरा देती हैं। ठीक है, तो अब तस्वीर साफ हो रही है। चलिए अब जरा उत्तर भारत पर जूम इन करते हैं, जहां सारा एक्शन होने वाला है। इन दो नमी की नदियों ने वहां रहने वालों के लिए क्या प्लान बनाया है? पहले पहाड़ों की बात करते हैं। पहाड़ों के लिए ये हफ्ता काफी इवेंटफुल रहने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 से 21 जनवरी तक हल्की से मीडियम बारिश और बर्फबारी होगी। ये समझिए कि ये पहले मेहमान का वार्म अप है। वार्म अप मतलब असली पिक्चर अभी बाकी है? बिल्कुल। असली एक्शन 22 से 24 जनवरी के बीच शुरू होगा, जब दूसरा ज्यादा ताकतवर सिस्टम अपना असर दिखाएगा। ओके। खासकर 23 जनवरी को कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर कुछ जगहों पर भारी बारिश या भारी बर्फबारी की चेतावनी है। उत्तराखंड में भी 21 से 24 के बीच अच्छा खासा स्नोफॉल और बारिश देखने को मिलेगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग वहां रहते हैं या छुट्टियां मनाने का सोच रहे हैं, उन्हें 22 तारीख के बाद बहुत सावधान रहना होगा। भारी बर्फबारी का मतलब है रास्ते बंद, बिजली गुल और रोजमर्रा की जिंदगी ठप। और ये असर सिर्फ पहाड़ों तक ही नहीं रहेगा, ये सिस्टम मैदानों की तरफ भी उतरेंगे। 22 से 24 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हल्की से मीडियम बारिश का अनुमान है। दिलचस्प। तो ये सिर्फ बारिश नहीं है, रिपोर्ट में गरज चमक के साथ बौछारों का भी जिक्र है।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में 22-23 जनवरी को थंडर स्टॉर्म की चेतावनी है। ऐसा क्यों? हर बारिश में तो बिजली नहीं कड़कती। बहुत अच्छा सवाल है। थंडरस्टॉर्म यानी गरज चमक वाले तूफान बनने के लिए एक खास रेसिपी चाहिए। एक तो नमी, जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भरपूर मात्रा में ला रहा है। दूसरा, उस नम हवा को तेजी से ऊपर उठाने वाला कोई ट्रिगर। यहाँ वो ट्रिगर है इस सिस्टम की ठंडी और भारी हवा, जो एक फावड़े की तरह काम करती है और मैदानी इलाकों की गर्म और हल्की हवा को जबरदस्ती ऊपर की ओर धकेलती है। अच्छा, तो ये गर्म और ठंडी हवा का टकराव है? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे आप पानी के एक पतीले को तेजी से गर्म कर रही हों। नीचे का गर्म पानी जैसे तेजी से ऊपर उठता है, वैसे ही जमीन की गर्म हवा आसमान में ऊपर भागती है। इसी उथल-पुथल से वायुमंडल में अस्थिरता या इंस्टेबिलिटी पैदा होती है और यही थंडरस्टॉर्म को जन्म देती है। वाह, ये तो कमाल का एक्सप्लेनेशन है। तो आने वाले हफ्ते की तस्वीर तो साफ है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले अभी की एक बड़ी मुसीबत है, घना कोहरा। रिपोर्ट के आंकड़े तो होश उड़ाने वाले हैं। बिहार के भागलपुर और आंध्र के विजयवाड़ा में विजिबिलिटी 0 मीटर। 0 मीटर। ये सिर्फ कोहरा नहीं है, ये एक सफेद दीवार है। इसका मतलब है कि आप अपने आगे का हाथ भी नहीं देख सकते। बाप रे! ये ऐसा है मानो आप दूध के ग्लास के अंदर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत ही खतरनाक है। वाकई। और सिर्फ यही नहीं, अमृतसर में 50 मीटर और दिल्ली के सफरजंग में 200 मीटर। मतलब हाईवे पर सफर करना जान जोखिम में डालने जैसा है। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं, अगले कई दिनों तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और दिल्ली में घने कोहरे का अलर्ट है। और मौसम विभाग ने सिर्फ अलर्ट नहीं दिया, बल्कि इसके असर को लेकर साफ-साफ चेतावनियां भी दी हैं। सबसे पहला और सीधा असर तो ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा। फ्लाइट्स लेट होंगी या कैंसिल, ट्रेनें घंटों की देरी से चलेंगी और हाईवे पर जाम लगना तय है। और दूसरा असर बिजली की लाइनों पर। ये थोड़ा अजीब है। कोहरे का बिजली से क्या लेना देना? लेना देना है। जब कोहरा बहुत घना होता है तो हवा में मौजूद नमी बिजली के खंभों और तारों पर जम जाती है। इससे शॉर्ट सर्किट या फ्लैशओवर का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पावर सप्लाई ठप हो सकती है। और तीसरा जो सबसे जरूरी है, हमारी सेहत पर असर। हाँ, कोहरा अपने साथ प्रदूषण के कणों को भी फंसा लेता है, जिससे ये एक जहरीला कॉकटेल बन जाता है। ये हमारे फेफड़ों में जाकर अस्थमा और सांस की दूसरी बीमारियों को बढ़ा सकता है। आंखों में जलन होना तो आम बात है। तो इसीलिए सलाह दी गई है कि बहुत जरूरी ना हो तो सुबह सुबह बाहर निकलने से बचें, गाड़ी में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट या ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। बिल्कुल। कोहरे के अलावा एक और चुनौती है शीतलहर या कोल्ड वेव। 19 से 21 जनवरी तक हिमाचल और 19 जनवरी को उड़ीसा में भी कोल्ड वेव का अलर्ट है। ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि पहाड़ों के साथ साथ पूर्वी भारत के एक राज्य में भी शीतलहर चल रही है। हाँ, ये दिखाता है कि उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाएं कितनी दूर तक अपना असर डाल सकती है। जब आसमान साफ होता है और हवाएं शांत होती हैं, तो ये ठंडी हवाएं जमीन पर बैठ जाती हैं और तापमान को तेजी से गिरा देती हैं। और तापमान का फर्क तो देखिए। रिपोर्ट कहती है कि देश में सबसे कम तापमान अमृतसर में 1.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सिर्फ 1.7 डिग्री। और सबसे ज्यादा तापमान कर्नाटक के कारवार में 35.6 डिग्री सेल्सियस। ये भारत की विशालता का सबसे बेहतरीन सबूत है। एक ही दिन देश के एक कोने में लोग ठंड से कांप रहे हैं, तो दूसरे कोने में शायद गर्मी से पंखा चला रहे हो। शीतलहर के बारे में भी विभाग ने एक जरूरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कंपी को कभी नजरअंदाज न करें। बिल्कुल सही। कंपी दरअसल आपके शरीर का अलार्म है, जो बता रहा है कि वो अपनी गर्मी खो रहा है। ये शरीर का खुद को गर्म रखने का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा। अगर इसे इग्नोर किया तो हाइपोथर्मिया की जानलेवा स्थिति बन सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक ठंड में रहने से फ्रॉस्ट बाइट का खतरा होता है, जिसमें उंगलियां या नाक की त्वचा जम सकती है। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि कई लेयर में गर्म कपड़े पहने, सिर हाथ पैर ढककर रखें और गर्म चीजें पीते रहें। जी। ये सारी बातें सिर्फ हम जैसे शहर में रहने वालों के लिए नहीं है। मौसम का सबसे सीधा असर तो किसानों पर पड़ता है। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि रिपोर्ट में उनके लिए भी खास खेती किसानी से जुड़ी सलाह दी गई है। हाँ, ये IMD के काम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। पूर्वानुमान को ऐसी जानकारी में बदलना जो सीधे लोगों की रोजी रोटी बचाने के काम आए। तो क्या सलाह दी गई है? हिमाचल, उत्तराखंड और ओडिशा में जहां पाला पड़ने का डर है, किसानों को शाम के समय फसलों की हल्की सिंचाई करने को कहा गया है। और सब्जियों की छोटी नर्सरी को पुआल या पॉलीथीन से ढकने की सलाह है।
और ये सलाह पूरी तरह वैज्ञानिक है। इसके पीछे का साइंस समझना बड़ा मजेदार है। जब किसान शाम को हल्की सिंचाई करते हैं तो पानी रात में धीरे धीरे अपनी गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट छोड़ता है। अच्छा, लेटेंट हीट। हाँ, ये गर्मी जमीन और उसके ठीक ऊपर की हवा को जमने से यानी 0 डिग्री से नीचे जाने से रोकती है। इस तरह फसल पाले की मार से बच जाती है। कमाल है। ये तो पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान का एक बेहतरीन मेल है। सुनने में कितना सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे की फिजिक्स कितनी गहरी है। और पुआल से ढकना, वो भी एक तरह का देसी जुगाड़ है जो इंसुलेशन का काम करता है। पुआल या पॉलीथीन दिन में जमीन में जमा हुई गर्मी को रात में बाहर निकलने से रोकते हैं, जिससे पौधों की जड़ें सुरक्षित और गर्म रहती हैं। इसके अलावा जानवरों के लिए भी सलाह है। मवेशियों को रात में शेड के अंदर रखने और मुर्गियों के बाड़े में बल्ब लगाकर उन्हें गर्म रखने को कहा गया है। सही है। और एक सलाह आने वाले तूफान को लेकर भी है। हाँ, जो बागवानी फसलें हैं जैसे फलों के पेड़ या सब्जियों की बेलें, उन्हें लकड़ी या बांस का सहारा देने को कहा गया है, ताकि 22-23 तारीख को जब तेज हवाएं चलें तो वे टूटकर गिर ना जाएं। ये दिखाता है कि एक अच्छा मौसम पूर्वानुमान कितना कीमती हो सकता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि बारिश होगी, बल्कि ये भी बताता है कि उस बारिश या हवा से अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाया जाए। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। कुल मिलाकर आने वाला हफ्ता उत्तर भारत के लिए बहुत एक्शन से भरा रहने वाला है। 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश, बर्फबारी और तूफान की पूरी संभावना है, जबकि घना कोहरा और शीतलहर की चुनौती अभी भी बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में मौसम शांत हो रहा है। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारे देश का मौसम कितना डायनामिक और आपस में जुड़ा हुआ है। उत्तर की हलचल का कारण हजारों किलोमीटर दूर से आ रही हवाएं हैं, जबकि दक्षिण का मौसम अपना एक अलग चक्र पूरा कर रहा है। इस पूरी बातचीत में एक चीज है जिसका जिक्र रिपोर्ट में है, लेकिन हमने उस पर ज्यादा बात नहीं की। रिपोर्ट के आखिर में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का उल्लेख है। ये क्या चीज है? अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। जेट स्ट्रीम हवा की बहुत तेज नदियां होती हैं जो हमारे वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर बहती हैं। बहुत ऊंचाई पर? हाँ, जमीन से करीब 12-13 किलोमीटर ऊपर। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बह रही जेट स्ट्रीम की रफ्तार 120 नॉटिकल मील यानी लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटा है। 220 किलोमीटर प्रति घंटा? हाँ। ये तो किसी तूफान से भी तेज है। पर इसका हम पर क्या असर पड़ता है? ये तो बहुत ऊपर है। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप इस जेट स्ट्रीम को मौसम का स्टीयरिंग व्हील समझ सकते हैं। यही वो ताकत है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे सिस्टम को रास्ता दिखाती है और उनकी रफ्तार और ताकत तय करती है। अच्छा, हमने अभी तक जमीन के मौसम की बात की, लेकिन असली खेल तो ऊपर चल रहा है। तो फिर सोचने वाली बात क्या है इसमें? सोचने वाली बात यह है जो आज के पूर्वानुमान से आगे जाती है। जैसे जैसे दुनिया भर में क्लाइमेट पैटर्न बदल रहे हैं, इन जेट स्ट्रीम्स की पोजीशन और इनकी ताकत पर भी असर पड़ रहा है। तो भविष्य में इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, यानी ये कितनी बार आएंगे और कितने ताकतवर होंगे, उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या हमें और ज्यादा शक्तिशाली तूफानों के लिए तैयार रहना होगा या ये और अनियमित हो जाएंगे? सही बात। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज नहीं पर आने वाले कल के मौसम को समझने के लिए ढूंढना होगा।